गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी और अनेक राज्य के पीएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एफएफपी, जेपीएफपी, जीएफएससी, सीजीएल के परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। उस एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने पे भारतीय संविधान द्वारा किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है? इसका सही जवाब होगा 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही भारतीय संविधान द्वारा चुनाव लड़ने की अनुमति किसी भी नागरिक को दिया जाता है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 243 के तहत जिला समिति का गठन किया जाता है। अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटों को आरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 243 डी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसा कि हम जानते हैं पंचायती राज में 3 स्तरीय प्रणाली काम करती है और इस प्रणाली के तहत पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत होते हैं जिसमें एक मुखिया का चुनाव किया जाता है और पंचायत समिति भी होती है जो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे काम करती है। जिला परिषद जिला स्तर पे काम करती है और पंचायती राज प्रणाली का सर्वोच्च निकाय जिला परिषद है। पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उनका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज की किस स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली में केवल 2 स्तर के लागू करने की सिफारिश की थी, परंतु अभी वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसे प्राधिकारी है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति के समन्वयक एक पर्यवेक्षक पदाधिकारी है। पर्यवेक्षक प्राधिकारी का मतलब है कि इनका मुख्य काम सरकार की पंचायती राज प्रणाली को दी गई योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देख रेख करने की जिम्मेवारी पंचायत समिति की होती है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? भारतीय संविधान की किस सूची के तहत पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया है? राज्य सूची के तहत। जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में कुल 3 सूची है, उसमें एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची और एक केंद्र सूची है। किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अशोक मेहता समिति के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा था। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन एवं किस वर्ष प्रावधान किए गए? मतलब कि पंचायती राज प्रणाली और नगर पालिकाओं के संबंध में किस संविधान संशोधन द्वारा इसका सुझाव किया गया? पंचायत 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया, जबकि नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लागू किया गया। किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? नागौर,
जिले जो राजस्थान राज्य में पड़ता है। पंचायती राज प्रणाली भारत में सर्वप्रथम स्टार्ट हुई। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 के तहत इसकी परिकल्पना की गई है। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव 2 तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष और एक समानुपातिक आधार पे। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि एमपी और एमएलए विधानसभा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से खुद करती है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उनका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता। एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा जा चुका है, अर्थात पंचायती राज प्रणाली किस समिति के सिफारिश पे बना? बलवंत राय मेहता के। पंचायती राज प्रणाली को जिस समिति ने प्रावधान किया उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का संगठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सरकारी समिति में निदेशकों गांवों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। एक ही सवाल कई तरीके से पूछा गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 243 भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत कौन है? राज्य विधानमंडल। राज्य सरकार का ही ये अधिकार होता है कि वो पंचायतों के चुनाव ससमय करवाए। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? अनुच्छेद 270 के तहत जो टैक्स होते हैं वो केंद्र सरकार लगाती है परंतु राज्य सरकार को वितरित करती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A से संबंधित है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, अर्थात मूल कर्तव्य से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? भाग 4 का और अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। हाल ही में चर्चा में रहा यह अनुच्छेद भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व द्वारा धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। इस धारा के तहत जम्मू एवं कश्मीर को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे जिसके तहत भारत से अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48। कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं परंतु जो भारत के नागरिक नहीं है उसे भी कौन सा अधिकार उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अर्थात अगर किसी नागरिक के ऊपर कोई दोषारोपण है, कोई गुनाह करने का आरोप है तो वो संवैधानिक तरीके से अर्थात कोर्ट के द्वारा अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से छुटकारा पाने का अधिकार रखता है। किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की अनुमति सरकार के तहत संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा लोगों को दी गई है। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
अनुच्छेद 19 ये भारतीय संविधान का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के तहत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। भारत के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 15 जून 2005 ईस्वी को सूचना के अधिकार अधिनियम को स्वीकृति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई। अब हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पास की गई एक महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को सरकारी कामों में पारदर्शिता के उद्देश्य से सरकारी कामों की जानकारी मांगने का अधिकार है, जिसके तहत एक तय समय सीमा के तहत संबंधित विभाग को सूचना एक तय प्रारूप में प्रदान करनी होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में नीति निर्देशक तत्व को विभाजित किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है या अवाद्य योग्य है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अवाद्य योग्य है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर के कोई नागरिक कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस नहीं दर्ज कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, यह किसमें परिलक्षित होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक निर्देश दिया गया है सभी सरकारों को कि वो जनता के हितों के लिए किस प्रकार, जनता के कल्याण के लिए किस प्रकार काम करेगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेपीएससी के 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में क्या उपबंधित है? शपथ। शपथ जो भी नए निर्वाचित सदस्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, उनके बारे में भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में उपबंध दिया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत जनजातीय प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। इसके तहत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासनिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत है। क्या भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? नहीं, भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता नहीं दी गई है। वर्तमान में संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों में कितनी प्रविष्टियां अर्थात कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कुल 100 विषय शामिल है, अर्थात 100 ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के तहत जो भी विषय होते हैं उस पे केंद्र सरकार यानी कि भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची के तहत जो विषय होते हैं जैसे शिक्षा, पुलिस, इस पे राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती के सूची के तहत शामिल विषयों पे केंद्र व राज्य दोनों
कानून बना सकती है। इसके तहत शिक्षा आती है। और दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको आगामी दिनों में अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न को इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के तहत किसी अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। जी.वी. मावलकर के ही खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की संपत्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, और यह कब किया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो संतुष्टिपूर्ण नहीं है, तो उसे लोकसभा से हटाया जा सकता है, अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास यह विशेषाधिकार होता है कि वह विधेयक की प्रकृति की जांच करे और अगर वो धन विधेयक है या नहीं है इसकी संतुष्टि दे। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है या नहीं? नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लोक लेखा समिति, यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया, सार्वजनिक लोक लेखा समिति द्वारा बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? अर्थात लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? अर्थात सदन में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कितने दिनों के अंदर कार्यवाही नहीं की जाए। अर्थात अगर लोकसभा धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा को भेज चुका है परंतु राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो कितने दिनों के अंदर वो स्वतः राज्यसभा द्वारा पास मान लिया जाएगा? 14 दिनों के अंदर। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही अपने पास विचार के लिए रख सकती है और 14 दिनों के अंतर्गत उस पर अपनी रिपोर्ट उसे वापस फिर देनी होती है। धन विधेयक अर्थात वित्त विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। और लोकसभा संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य कभी भी एक साथ नहीं हटाए जाते हैं, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है और उसके स्थान पर नए सदस्य का चुनाव किया जाता है। एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की पहली सांसद कौन है? सुमित्रा महाजन। एक ही लोकसभा से लगातार 8 बार सांसद पद के लिए इन्होंने चुनाव जीती। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, परंतु हाल ही में संविधान के एक संशोधन द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों को नियुक्त करने संबंधित जो अधिकार है उसे संविधान संशोधन कर निरस्त कर दिया गया। अर्थात अब आंग्ल भारतीय समुदाय के 12 सदस्य को नहीं मनोनीत किया जाएगा।
बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य। और झारखंड में लोकसभा के लिए 14 सदस्य चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भारतीय नागरिक की आयु कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। इसके पहले हमने बात किया था पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी नागरिक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का आरक्षण अभी वर्तमान में किया गया है। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? भारतीय लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सदस्य आरक्षित हैं? 84 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए भारतीय लोकसभा में आरक्षित किए गए हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अर्थात लोकसभा के सदस्यों द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा और उस स्थिति में जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो अपना अस्तित्व खो बैठेगी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद को अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिनों तक अगर कोई सांसद बिना अनुमति के लोकसभा से अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लोकसभा के केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? अर्थात किसी केंद्र शासित क्षेत्र से अधिकतम 20 लोकसभा सदस्य का चुनाव हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव उस समय किया जाता है जब लोकसभा में कोई अध्यक्ष अर्थात स्पीकर उस समय नहीं हो, तो सदन के सबसे अनुभवी एवं वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा का अधिवेशन आयोजित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? अर्थात कम से कम कितने सदस्य होने पे लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा की मीटिंग आयोजित की जा सकती है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग अगर उपस्थित है किसी सदन में, लोकसभा में, तो उसकी बैठक आयोजित की जा सकती है। अर्थात अगर 552 सदस्य हैं उसमें से उसका 10वां भाग अर्थात कम से कम 52 सदस्यों का उपस्थिति लोकसभा में अगर हो तो लोकसभा की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। किस सदन के अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा जिसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो उस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं परंतु उसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा भंग होती है या नहीं होती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसकी संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा, जितने भी अखिल भारतीय सेवा है अर्थात भारतीय IPF, IAF, IFF जो भी आधिकारिक पद हैं उसकी सृजन करना, उसका प्रारंभ करना, सेवाओं का प्रारंभ करने का अधिकार राज्यसभा के पास है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? 1952 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कानून से संबंधित विधेयक को संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक को अर्थात धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा की अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के अंतराल में संकट काल की घोषणा का अनुमोदन किया जा सकता है। अर्थात अगर आज के वक्त में आपातकाल लागू की गई है तो पुनः इस आपातकाल की समाप्ति के उपरांत 1 माह के बाद आपातकाल लागू किया जा सकता है। लाभ के पद पर निर्णय है, इसका निर्णय कौन करता है? संसद करता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, नियुक्त करता है। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। अर्थात केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में अगर कोई विषय नहीं है और उस पर कानून बनाने का प्रश्न आता है तो उस पर संसद को, भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो इन पर कानून बना सकता है। अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ जो है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संसद को प्रदान की गई है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किस बहुमत द्वारा? अर्थात साधारण बहुमत द्वारा इसका पारित होना भारतीय संसद में आवश्यक है। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। लेखा अनुदान किससे संबंधित है? निधि आवंटन हेतु, अर्थात किस विभाग को कितने रुपये का आवंटन किसी वित्त वर्ष में किया जाना है, ये लेखानुदान निधि आवंटन हेतु किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला संघ राज्य कौन है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का। राज्य पुनर्गठन आयोग में 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 नए राज्य व 6 नए संघ राज्यों का गठन 1956 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ग किस राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है? मणिपुर राज्य के लिए यह विशेष उपबंध करता है। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।